ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका द मास्टर चैनल पे, जहाँ मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी क्लास नोट्स अर्थशास्त्र के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, ठीक है, जिसमें आज मैं अध्याय 12 से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाके अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उसे ज़रूर देखें। ये आपके आगे के एग्ज़ाम अर्थात बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम के में बहुत फ़ायदा करेगा और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। ठीक है, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्वविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर के कलात्मक के आधार पर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ठीक है, अब जो है औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत ब्रिटेन और को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फेंडले सिराज, डॉक्टर वी राव, आर.सी. देसाई आदि प्रमुख रहे। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 से 1868 में प्रति व्यक्ति आय और आय वार्षिक 20 रुपये निर्धारित किए थे। ठीक है, अब जो है वी राव ने भारत में 1931 से 32 में पहली बार आय वैश्यानिक राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग कर निकाला था। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते। फिर भी सभी अध्ययनकर्ताओं के एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि पर 2% ही से कम ही रही थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर में मात्र 0.5% ही रह गया था। ठीक है, अब जो है कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र में देख लेते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र में प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। अब कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण जो है औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जिम्मेदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। रैयतवारी और महलवारी भू राज्य व्यवस्था में जो है राजस्व व्यवस्था में लगान अत्यधिक लिया जाता था। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः ब्रिटेन में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तन कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक
फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और तत्कालिक बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ शुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की जो मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा से नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल साफ बिछा हुआ है। अब औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपराओं का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को ब्रिटेन में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत में एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का ही प्रसार हो रहा था। इस मांग को ब्रिटेन से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत ही धीमी रही। आरंभ में यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें जो थी प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के जो महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो है सूती कपड़ा मिलों का जो है कि प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय जो है विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी की आरंभिक में वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुई, 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए। ठीक है, अब जो किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योग का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते थे जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते थे। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक नई अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब बंगाल का जो सूती उद्योग है देख लेते हैं। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र जो है बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, ढाका के मलमल में उत्कृष्ट कोटि के जो सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत विख्यात अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग मानते थे। ठीक है, अब जो है विदेशी व्यापार प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापार देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव रहा। परिणाम स्वरूप भारत
कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और ब्रिटेन के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से ब्रिटेन ने भारत के आयात और निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल ब्रिटेन तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान आदि देशों से भी होने दिया जाता था। ठीक है, अब जो है स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग जो है अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई जो है व्यवस्था का खर्च उठाने में ही जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर जो व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का जो दोहन हुआ है। ठीक है, अब स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार देख लेते हैं। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कृत्रिम जल मार्ग है। ठीक है, यह भूमध्य सागर के मिस्र पतन पोर्ट सैयद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस शहर से अमेरिका और यूरोप जाने वाले जलयानों का दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, अब स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके बनकर तैयार हो जाने पर और फिर चालू हो जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई। अब जो और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। स्वेज नहर का युद्ध जो है 1956 में ब्रिटेन और मिस्र के बीच हुआ था। स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया। अब जनांकीय परिस्थिति देखिए, जनांकीय परिस्थितियाँ देख लेते हैं। इसमें आधुनिक भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण की प्रथम सोपान में था। ठीक है, अब जो है द्वितीय सोपान का आरंभ जो है 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि पर बहुत अधिक था, दर जो है बहुत अधिक था। वर्ष 1911 और 1921 के मध्य भारत की आबादी नकारात्मक रही। इस कारण 1921 की जनगणना के इतिहास में महाविभाजक रेखा माना जाता है। 1921 की जनगणना को जनगणना के इतिहास का जो है महाविभाजक रेखा माना जाता है। 1951 के बाद जनगणना जो है तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसलिए 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक कहा जाता है। अब सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर जो है 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर जो है नगण्य केवल 7% आकी गई। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। अब जो है परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे जो है व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विश्व रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। 2020 में हमारे देश की शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार हो गई, पर उस समय जो ये दर थी 218 प्रति हजार थी। अब जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था।
विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। और व्यावसायिक संरचना देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% और 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज की तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र, ठीक है, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भर कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व जो है तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धियां की गई। आधारिक संरचना, अब देख लेते हैं आधारिक संरचना के बारे में। आधारिक संरचना औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों और जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से ही किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव नियंत्रण बना ही रहा। वर्षा काल में यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुभर हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1853 में भारत और रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासी को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाई। अब जो है सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार व समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर का एक विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब जो है भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। अब निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकलता है। स्वतंत्र प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयामों पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से अधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा हुआ था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार, जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक थी। ठीक है, सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है
13 इसमें देख लेते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। परिचय अब देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदय हुआ। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। क्यों कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिक के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ व्यवस्था से युक्त और किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत निजी संपत्तियां, लोकतंत्र का भी स्थान होगा। अब जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्तित्व के साथ ही दोनों का संयुक्त उद्यम भी हो सकता था। स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएंगी। निजी क्षेत्र को योजना का एक प्रयास अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यही दृष्टिकोण है। 15 मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। अब पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य देख लेंगे। किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया हो। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता था जिनको प्राथमिकता दी जानी है। जहां योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता था कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो, ठीक है। अब समृद्धि इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ठीक है। समृद्धि का जो अर्थ है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। अब आधुनिकीकरण देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती थी। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण था। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए, ठीक है। अब आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के अन्य देशों पर निर्भर कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता था। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते थे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोग तक ही सीमित न रहे, ठीक है। अब जो है अंततः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। अब कृषि। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं ने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के
बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। अब भू सुधार क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू सुधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय संसद के ने जमींदार उन्मूलन अधिनियम 1950 में पारित किया। भारतीय संसद ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है 1950 में लागू किया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। अब भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों को आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलिया के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इसी नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलिया के उन्मूलन का नतीजा यह हुआ कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। ठीक है। अब हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसान के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। ठीक है। अब औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज HYV के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है। हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ठीक है। किसान द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में, ठीक है, और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई थी, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। ठीक है। जो 1950 में 67.50% थी और 1990 में तक घटकर 64.90% हो पाई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा ही संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर है यही कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री ने इसे 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों का आंशिक सफल मानते हैं। ठीक है। अब उद्योग और व्यापार देख लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारे पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है।
भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक निजी क्षेत्र देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार नहीं था जिसमें उद्योगपति की मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगी। अब औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 देख लेते हैं। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने की सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। अब जो है औद्योगिक नीति 1956 को भारत में औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है। औद्योगिक नीति 1956 को भारत में औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में उद्योग शामिल था जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब लघु उद्योग देख लेते हैं। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, जिस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब लघु उद्योग का परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना 1 जुलाई 2020 के अनुसार 10 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। अब व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन देख लेते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 वर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी के रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। इस नीति का उद्देश्य जो आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना था। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया गया कर था। प्रशुल्क जो था आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर था और प्रशुल्क लगाने के पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती थी जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती थी। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती थी जिन्हें आयात किया जा सकता था। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता था कि उनसे आयात प्रतिबंध हो जाते थे और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती थी। ठीक है, अब औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव देख लेते हैं। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात जो है 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 1991 में 24.6% हो गया था। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान जो है औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय थी। ठीक है, अब निष्कर्ष इससे क्या निकलता देख लेते हैं। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति जो उल्लेखनीय रही। हमारी उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधता पूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारों प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतः से सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया। इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने
की प्रेरणा नहीं मिली, भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी। उसने एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। ठीक है, अब जो है बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया गया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 24 जुलाई 1991 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई। ठीक है, आर्थिक प्रणालियों के प्रकार देखेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनके बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिन्हें देश की घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाब बेचा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण जो है किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है या उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। ठीक है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। ठीक है, समाजवाद में लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, ना कि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर। ठीक है, एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत पर निर्देशित होती है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किए जाए और किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। ठीक है, अब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। अब योजना क्या है देख लेते हैं। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। विश्व में सर्वप्रथम 1928 में यूएसएसआर में नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम जो है 1928 में यूएसएसआर में नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। भारत में राष्ट्रीय नियोजित समिति 1938 में जेएल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है, अब भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। हमारी योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि ही प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया है, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। अब जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था कि वह पूरी तरह विफल रहा। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था परंतु वह पूरी तरह विफल रहा। अब महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता को देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ है। इसमें भारतीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। ठीक है, विचार दिए गए हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। इसी अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। ठीक है, अब जब महालनोबिस का जन्म जो है 29 जून 1893 में हुआ था। 29 जून 1893
1903 में हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्होंने ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो अर्थात सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI 1931 में स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिकविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। ठीक है, अब जो है आज भी ISI तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म के दिन पर ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। अब सेवा क्षेत्र को देख लेते हैं। देश के विकास के साथ साथ इनमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। समानता विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्यमों का जो अंश है प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि जीडीपी में कृषि का अंश जो है 50% से अधिक हो, किंतु 1990 के सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। यह कृषि अनुदान से ही अधिक था। ठीक है, वर्तमान जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 54% है। ऐसी स्थिति में प्राय विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 14वें अध्याय पर। अब आ जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम शॉर्ट में LPG कहते हैं। परिचय है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य में भी नहीं बचा था। ठीक है, अब जो है इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। ठीक है, अब जो है पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्यम स्रोत जो है 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। जब वह आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपनी घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो है 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय और उसके राजस्व में इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय क्षरण क्षमता से अधिक माने जाने लगे। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। भुगतान संतुलन के लिए IMF से प्राप्त ऋण पर्याप्त नहीं थी। इस कारण चंद्रशेखर सरकार को विदेशों को दर्जनों टन सोना गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करना पड़ा था। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। ठीक है, अब भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की।
इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यवसाय वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उप समूहों में विभाजित किया जा सकता था: अस्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय जो है अल्पकालिक होते थे, ठीक है, होते हैं, जिनका उद्देश्य जो है भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार में दीर्घकालिक उपाय है, जिनका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। अब इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इन तीन उपवर्ग है: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात और निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों कहीं अधिक व्यापक थी। इन सुधारवादी नीतियों के मुख्य शीर्षक हैं औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण और वित्तीय क्षेत्र सुधार, कर व्यवस्था में सुधार, विदेशी विनिमय सुधार तथा व्यापार और निवेश नीति सुधार। अब औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण देख लेते हैं। भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। है सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। उसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। है कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादन की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। अब जो है 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकों, विमानन और औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर से एक बार देख लीजिए किन किन 6 उत्पाद को छोड़कर: अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि भेषज, ठीक है, इन 6 को छोड़कर, ठीक है ना, सभी अन्य लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में केवल कुछ मुख्य गतिविधियां, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। इन अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। वित्तीय क्षेत्र सुधार अब देख लेते हैं। अब वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों की नियत करता है और विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि भी यही करता है। अब वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। अब सुधार नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। निजी बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% और बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्रों में 20% कर दी गई। FDI का सीमा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, चिकित्सा उपकरण आदि में 100% तक है।
कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्ति संगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। ठीक है, अब विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। ठीक है, अब जो है कर व्यवस्था में सुधार देख लेते हैं। आर्थिक सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से भी है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं, व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। यह भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। अब देख लेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और प्रत्यक्ष करों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, अर्थात जीएसटी जो है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है इसी वजह से। अब जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। विधेयक है 122वां। सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया। सर्वप्रथम जो जीएसटी जो है फ्रांस में लागू किया गया और कब किया गया है तो 1954 में। बजट 2006 से 7 में सर्वप्रथम संसद जीएसटी पर चर्चा हुआ था। इसके द्वारा सरकार की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। साथ ही कर की दरों में पर्याप्त रूप से कमी की गई। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्राओं के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार में ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और विनिवेश नीति सुधार देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणामों को सीमित रखने की नीति अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और अस्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे क है आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति और ख जो है प्रशुल्क दरों में कटौती और ग जो है आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पाद को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात में भी मात्रात्मक प्रतिबंधों में से मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ठीक है,
अब जो है महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। भारत सरकार ने 1997 में इसमें नवरत्न योजना और मिनी रत्न योजना और 2010 में महारत्न योजना प्रारंभ किया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के कारण उदाहरण इस प्रकार है: महारत्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब है दूसरा जो है नवरत्न, जैसे इसमें आ जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तीसरा जो है लघु रत्न, इसमें आ जाते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 100 है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों को निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश कर द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने का योग बनाया। ठीक है, अब जो है लाभ अर्जित कर अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1960 के दशकों में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का ध्येय जो है आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था ताकि जनसामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब निजीकरण देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो इमेज है थोड़ा धुंधला है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं स्पष्ट रूप से पढ़ूंगी। निजीकरण, इसका तात्पर्य यह है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। क्या है? त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से जो है परिवर्तित हो रही है। क है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, तथा ख है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। ठीक है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय जो है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण से सहायता देना था। अब देख लेते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप से जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है, यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन होता है। अब वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर स्पष्ट दिखाई देने लगे, या समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। ठीक है, अब बाह्य प्रापण। ठीक है, बाह्य प्रापण देख लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है। ठीक है, अब देख लेंगे सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्र की समृद्धि दरें प्रतिशत में। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अब देखते हैं। क्षेत्रक है कृषि, उद्योग और सेवाएं। अब देख लें 1980 से 91 तक में जो कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन था कितना था, 3.6 था। 1992 से 1 में लेकर 3.3, 2 से 7 में 2.3 और 7 से 12 में 3.2। ठीक है, और 2012 से 13 में 1.5,
13 से 14 में 4.2 और 14 से 15 में -0.2 हो गया। ठीक है, अब उद्योग क्षेत्र में देख लेते हैं। 7.1 था 1891 में, 92 से 2001 में जो है 6.5 था, 2002 से 7 में 9.4 था, 2007 से 12 में 7.4 था। इसी तरह इस तरह देख लीजिए आप। और 2014 से जो 15 में था वो था 7। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र का जो बात करें तो 6.7 था, 8.2 था 1992 में, 7.8 था 2002 से 7 में, 2007 से 12 में 10 था, और 2012 से 13 में जो था 8.1 था। इसी तरह 2014 से 15 में 9.8 रहा। अब इसका कुल क्षेत्र का योग देख लेते हैं तो 80-91 में जो था 80 से 91 में जो है 5.6 रहा, 92 से 1 में 6.0 रहा। इसी तरह 2002 से 7 में 7.8 रहा, 7 से 12 में 8.2 रहा, 12 से 13 में जो है 5.6 रहा। इसी तरह 2014 से 15 में 7.4 रहा टोटल। ये जो स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, उससे लिया गया है। ठीक है, अब नोट में देख लेते हैं। सकल वर्धित मूल्य का आकलन सकल घरेलू उत्पादन पर सहायकी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेश निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं, 1991 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017 से 18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी जनवरी 1991 में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 14 जुलाई 2023 को आरबीआई के अनुसार 609.022 मिलियन डॉलर हो गया। अब जो है विश्व स्तरीय पदछाप वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनी भी विदेशों में अपने फैलाने लगे। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लाभ हुई है। 17 देशों में इसकी उत्पादन जो है परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। HCL टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है। ठीक है, जिसके 31 देशों में कार्यालय है और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश कार्यरत हैं। ठीक है, विदेश में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र अनुसंधान केंद्र हैं। 1991 के बाद भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार जो है वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980 से लेकर 91 में 5.6% से बढ़कर 2007 से 12 में 8.2% हो गई। ठीक है, अब जो है आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। 2012 से 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद भी होने वाली वृद्धि दरों में रुकावटें आई। जहां 2013 से 14 में कृषि की वृद्धि दर बढ़ोतरी आई, वहीं बाद में वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। ठीक है, जैसा कि अभी चार्ट में हम लोग ने देखा था ऋणात्मक थी। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही जो 2014 से 15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक थी। इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 से 13 में रोज गिरावट आई है। ठीक है, तत्पश्चात जो है बाद में वर्षों में बढ़ने लगी है, जिसे यहाँ देख सकते हैं माइनस में चला गया था। अब जो है अध्याय हमारा 15 है ग्रामीण विकास। ठीक है, परिचय देख लें। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ठीक है,
अब देख लेंगे आज भी भारत की लगभग 58% जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि इससे उससे उस सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015 से 16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% रह गई। यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 से लेकर 2019 से 21 के बीच भारत में गरीबों में 41.5 करोड़ की कमी आई है। भारत में 16.4% ही गरीबी है। अब देख लिए, ये तो आंकड़ा सरासर झूठ लग रहा है। अब जो है ग्रामीण विकास जो है क्या है? ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है या मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों को में साख और विपणन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेराफेरी का एक ऐसा कुचर्क चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्त नहीं हो पाते थे। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख का आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुसंस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई। अर्थात नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया। याद रखिएगा, यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष स्थान है। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है। ठीक है, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों का उत्पादक ऋणों की और उन्मुख कर विविधता को प्रदान की है। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक एजेंसी संस्थान जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती है। हाल में ही औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह SHG का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है। स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह से बैंकों को जोड़ने का कार्य नाबार्ड द्वारा कलियों समिति के रूप में रिपोर्ट पर किया गया है। SGH के क्षेत्र में भारत में 1972 में स्व नियोजित महिला संघ से SEWA का सेवा की स्थापना हुई। ठीक है, अब भारत का प्रथम सूक्ष्म वित्त की स्थापना जो है 1974 ईस्वी में किया गया। माइक्रो फाइनेंस का विश्व में जनक मोहम्मद यूनुस को और भारत में विजय महाजन को माना जाता है। माइक्रो फाइनेंस का विश्व में जनक जो है मोहम्मद यूनुस को और भारत में विजय महाजन को माना जाता है। मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह में लगभग 6 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं। अब जो लगभग 10,000 से 15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष CISF का सृजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में 1.2 करोड़ SHG है, जिसमें 88% समूह महिला से संबंधित है। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। भारतीय महिला विकास बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 ईस्वी में किया गया था। अप्रैल 2017 को इसे SBI से विलय कर दिया गया। ठीक है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 को किया गया और SBI में इसका जो विलय जो हुआ है 2017 को हो गया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है, ये थोड़ा धुंधला है। अब जो है निर्धन महिलाओं का बैंक देख लेते हैं। केरल प्रांत में महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम कुटुंबश्री है। 1995 में सरकारी बचत एवं 1 लाख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए हम बचत बैंक की स्थापना के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई। इस बचत एवं साख सोसाइटी में छोटी छोटी बचतों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्र कर ली गई। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है। अब है तमिलनाडु में कृषि कार्यों में लगी महिलाएं।
तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक एक परियोजना प्रारंभ की गई। इसमें महिलाओं को कृषि उत्पादकता, जैविक खेती और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तिरुचिरापल्ली में एथोनी अम्बल द्वारा संचालित प्रशिक्षित महिलाओं समूह का कृमि खाद बनाकर बेच रहा है। ठीक है, इस कार्य से आय कमा रहा है। अनेक कृषक महिला समूह अति लघु साख व्यवस्था का सहारा लेकर अपने सदस्यों की बचत को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इस प्रकार संचित बचत का प्रयोग कर वे पारिवारिक कुटीर उद्योग गतिविधियों जैसे मशरूम की खेती, साबुन तथा गुड़िया बनाने आदि अनेक प्रकार की आय बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, अब सांसदों द्वारा गांव के 10 दत्तक ग्रहण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 में भारत सरकार सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की जरूरत है। शुरू करने के लिए सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव को विकसित कर सकते हैं और 2019 तक 2 और गांव विकास करने हैं। भारत में 2500 से अधिक गांव में सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी हो सकती है और सांसदों का खुद का या अपने पत्नी का संबंधित गाँव नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला इमेज यहाँ पे है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है फिर ठीक है। अब जैविक भोजन। विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। अनेक देश अब तक खाद्य उत्पाद व्यवस्था का 10% जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न करते हैं। अनेक खुदरा व्यापार श्रृंखलाएं और सुपर बाजार जब जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री के आधार पर हरित स्थिति प्रमाण चिन्हों से अलंकृत हो चुके हैं। साथ ही जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत परंपरागत पदार्थों की तुलना में 10 से 100% तक अधिक होती है। लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने अपनी लुक टू द लैंड में जैविक कृषि शब्द को ठीक है। अब जो है महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास। चलिए अब देखते हैं। जब 1995 में प्रकृति नामक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती में जैविक विधि से हो सकती है, तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्थान के निदेशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि क्या आप सारे भारत को वस्त्रहीन कर देना चाहते हैं। इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप में जैविक विधि से कपास उगाने को प्रतिबंध हो चुके थे। इनके उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रोको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। किशन मेहता का कहना है कि भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत ही है। इनकी समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का 20% है। अतः दीर्घकाल में ऐसे किसान के लिए मौद्रिक तथा मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 16 रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। अब श्रमिक को रोजगार देखिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च हो या निम्न, किसी भी स्तर के पर कार्य कर रहे हो। भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोगों को वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार प्राप्त पाते हैं। अधिकांश मजदूर को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। समानता श्रमिकों की संख्या में अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति अधिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वर्ष 2017 से 18 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आंका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। इन 471 मिलियन श्रमिकों में 2/3 श्रमिक ग्रामीण है। भारत में श्रम शक्ति में
पुरुषों की बहुलता है। श्रम बल में अधिकतर लगभग 70% पुरुष तथा शेष इस महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है, तो शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार पाई गई हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत महिला श्रम बल की भागीदारी लगभग 25% है, जबकि वैश्विक स्तर पर लगभग 47% है। अब भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 2017 से 18 में देख लेते हैं। यह अनुपात है, आप लोग वर्ड चार्ट देख लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि 1951 से 2012 में प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। जीडीपी और रोजगार, और यहाँ है रोजगार स्त्री और पुरुष में वर्गानुसार वितरण जो है, देखिए पुरुष का इतना भाग है, इतना 24%, ठीक है, इतना श्रमिक है। महिला श्रमिक में देख लीजिए 27% जो है महिला जो है आकस्मिक पारिस्थितिक कर्मचारी है, ठीक है, और जो इतना है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, और जो स्वयं 52% जो है स्वयं कार्यरत है, ठीक है। इसी तरह है यहाँ पे 24% जो है आकस्मिक परिश्रमिक कर्मचारी है, 24% जो है आकस्मिक है, और 24 दोनों ये नियमित है, ठीक है। और बाद बाकी जो 52 है वो स्वयं कार्यरत है। अब क्षेत्रानुसार रोजगार वितरण भी देख लेते हैं। शहरी श्रमिक जो है 15% है, और शहरी जो है शहरी श्रमिक देख लेंगे, और इधर ग्रामीण श्रमिक शहरी श्रमिक में देख लेंगे 38% जो है वो आकस्मिक श्रमिक कर्मचारी है, ठीक है, ये 38% जो है, और 15% जो है स्वयं कार्यरत है, 47 जो है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रामीण श्रमिक भी है, इसी तरह देख लीजिए। उद्योग में कार्यबल वितरण का जो है इस तरह से टेबल दिया गया है। अब जो है रोजगार पद्धति, प्रवृत्ति, क्षेत्रक और स्थिति 1972 और 2008 से 2018 तक में प्रतिशत में जो दिया गया, प्राथमिक में इतना है देख लीजिए। योग टोटल सबका जो है 100% है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है स्वनियोजित है, ठीक है, स्थिति क्या है, नियमित वेतनभोगी का स्थिति क्या है, कर्मचारी का क्या है, अनियत दिहाड़ी का क्या है, मजदूर का इतना है, योग इतना है, ठीक है। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक 2009 से 12 तक में देख लेंगे, ठीक है। औपचारिक में इतना आ रहा है, अनौपचारिक में इतना आ रहा है, जिसमें पुरुष और महिला। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसका। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र को संगठित और असंगठित क्षेत्र में संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले को संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहा जाता है। औपचारिक क्षेत्र में कार्य की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य की प्रवृत्ति अस्थायी और सुरक्षित होती है, और संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा भी कार्यरत व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक मिलकर 133 अनौपचारिक क्षेत्र की रचना करते हैं। इस प्रकार इस अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं है सम्मिलित है। इसमें सभी गैर कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिर पर बोझ ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी के कार्यालय, पहले इसे राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन के रूप में जाना जाता है, ये ठीक है, ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। वे कार्यरत व्यक्ति नहीं है, परंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों और संबंधियों आदि के माध्यम से ही संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं, ठीक है। अब जो है बेरोजगार क्या है। बेरोजगार वह है, पहला है कार्य करने की योग्यता क्षमता रखता है,
ठीक है, कार्य करने की इच्छा शक्ति भी रखता है। अब तीसरा जो है प्रचलित मूल्य पर कार्य करना चाहता है, और चौथा जो योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है। किसी बेरोजगार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीके से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 स्रोत हैं: भारत की जनगणना रिपोर्ट, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधित रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार प्रशिक्षण महानिर्देशनालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, यद्यपि इन स्रोतों से बेरोजगारी के भिन्न भिन्न अनुमान किए गए हैं। ये हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब मुख्य बातें क्या है बेरोजगारी? वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कर रहे हैं, उसे हम श्रमिक कहते हैं। देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में अधिकांश श्रमिक स्वयं नियोजक है। अन्य दिहाड़ी और मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम ही रह जाते हैं। 2018 से 19 की अवधि में श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में कृषि क्षेत्र का भागीदार लगभग 50% है। सुधार उपरांत भारत में सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर का उदय हुआ है। ये नए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं तथा इनके कार्य की प्रकृति अधिकांशतः अनियत है। ठीक है, अब देख लेंगे सरकार देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता है। प्रश्न या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है। भारत में श्रम बल की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है। अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा सरकार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट अध्याय है 17वां, जिसका नाम है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज सहित देश की शैक्षणिक व्यवस्था, अस्पताल व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल, बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली शामिल है। ठीक है, अब है व्यावसायिक और ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां हैं। इस टेबल के अनुसार देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है अन्य देशों की तुलना में भारत स्वास्थ्य सूचकांक 2015 से 16 में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जिंदा शिशु 2018 के अनुसार जो है भारत में 30 है, चीन में 7.5 है, अमेरिका 5.6, श्रीलंका जो 6.5। इसी तरह यह भी टेबल चार्ट आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट अध्याय जो है, ये जो स्रोत है विश्व विकास संकेतिक 2019 से लिया गया है। ठीक है, विश्व बैंक वाशिंगटन द्वारा। अब अध्याय 18वां है पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण परिभाषा। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता में के एक रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण 4 आवश्यक कार्य करता है या इस संसाधन की पूर्ति करता है, जिसमें नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीनकरणीय योग्य संसाधन वे जिनका उपयोग संसाधन के क्षय समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधन की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीनकरणीय संसाधन के उदाहरण में वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां हैं। दूसरी ओर गैर नवीनकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग में से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन है या अवशेष को समाहित कर लेता है, गौ जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है, या सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। अब जो नेक्स्ट है पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि वे कार्य उसकी
धारण क्षमता की सीमा में है, या इसका अर्थ यह है कि संसाधनों का निष्कर्षण उनके पुनर्जन्म की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता है कि तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों ठीक है, विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों में समृद्ध उपभोग तथा उत्पादक मानकों में पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशोषी क्षमता के बाहर है। अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। ठीक है, तो जो पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में है। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों का निष्कर्षण उनके पुनर्जन्म की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता है तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशोषी क्षमता के बाहर है। अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। ठीक है, अब जो है भारत की पर्यावरण स्थिति, भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों व उपनदियों, हरे भरे वन, भूमि की सतह के नीचे बहुलता में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है जो कि विश्व अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है और अधिक घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो आसमान रूप से और समान रूप से वितरित है, फिर भी वे उसकी अधिकांश जनसंख्या की हरियाली और उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 8% उपलब्ध है। भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17.5% और विश्व पशुधन के 20% को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.42% क्षेत्र में आश्रय देता है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी वैश्विक कृषि, चराई, मानव बस्तियों और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगी से देश के निश्चित भू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। ठीक है, अब मृदा क्षरण जो है के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भी भूमि क्षरण 5.3 मिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फास्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। अब धारणीय विकास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। अतः आवश्यकता है कि ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया है कि जिनसे इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता को समझौता किए बिना पूरा करे। ठीक है, परिभाषा में आवश्यकता है कि अवधारणा का संबंध संसाधन के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर मतलब आवर कॉमन फ्यूचर जिसने उपयुक्त परिभाषा दी है धारणीय विकास की व्याख्या, ठीक है, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है। ठीक है, अब जो है नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री
ग्रोहेलमैन बर्टरलैंड की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग बनाया गया, जिसे बर्टरलैंड रिपोर्ट ने 1987 में अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य नाम से दिया था। एडवर्ड बॉडी बियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है। बर्टरलैंड कमीशन 1987 में रिपोर्ट आई ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। हरमन डोली, एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के अनुसार स्तर तक सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाते। अब खो है प्रौद्योगिक प्रगति आगत निपुण हो ना कि आगत होगी। ठीक है, नवीनकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर जो है पुनर्सृजन की दर से अधिक ना हो। घ है गैर नवीनकरणीय संसाधनों का अपक्ष है, पर दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अंगो है प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस का देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या का भाग लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश रहित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति में सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस का प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसन ऋण और सहायकी देकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवार में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इससे ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। ठीक है, अब गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर में संयंत्र डाला जाता है और उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है वह बहुत ही एक अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलन है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। अब शहरी क्षेत्र में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी। ठीक है, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब जो है वायु शक्ति, जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं है कि इसमें प्रारंभिक व्यय भी बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य से इतनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरणें के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज, अन्य कृषि उत्पादन, दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे और सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। पौधे जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से और सौर ऊर्जा और विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। क्या प्रौद्योगिकी दूर दराज में के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति तथा तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है या प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को किया गया है। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। इस संगठन में वर्तमान में 122 सदस्य देश शामिल है। लघु जलीय प्लांट। अब देखते हैं लघु जलीय प्लांट।
पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों पे झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होती मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकार होते हैं क्योंकि जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब पारंपरिक ज्ञान का व्यवहार देख लेते हैं। पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं, वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे, ना कि उसके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप जो है पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं। ठीक है, हित कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम अपने पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए जिससे हमारे पर्यावरण, हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। ठीक, अब जैविक कंपोस्ट खाद देख लेते। पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे उर्वर भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हुई है। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अवशेषों जैसे करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं जिससे वे गोबर दे सके, जो महत्वपूर्ण खाद है और मिट्टी को उर्वर बनाता है। केचुए समानता कंपोस्ट खाद प्रक्रिया को अपेक्षित तीव्रता से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, अब जैविक कीट नियंत्रण देख लेते हैं। हरित क्रांति के आगमन के बाद अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगा। बहुत से पदार्थ दूषित हो गए हैं। मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। दूध, मांस, मछलियाँ भी दूषित पाई गई है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें एक उपाय पौधों के उत्पाद पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ इसमें काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रण रसायन बनाए गए हैं और इनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुंचा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त विभिन्न जानवरों और पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायक है। उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो सांप, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़े को खा जाता है। सांप, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। इसी प्रकार उल्लू जो है, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने देते हैं तो वे काफ़ी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। वैश्विक उष्णता देख लेते हैं। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। अब जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस तथा दूसरे गैस जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जाएगी। 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 33% और 149% की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1 फ़ारेनहाइट अर्थात 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और समुद्र तल से कई इंच ऊपर उठ गया है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालिक परिणाम हैं। ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप जो है हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति और कटिबंधीय तूफानों की बारंबारताओं और उष्णकटिबंधीय रोगों की प्रभाव में बढ़ोतरी वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं। कोयला व पेट्रोल उत्पाद का प्रज्वलन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत है। वन विनाश जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाले मीथेन गैस की और पशु की संख्या में वृद्धि जो कि वन विनाश, मीथेन उत्पादन
और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिकीकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कमी करने की मांग की गई। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौता जो है 2015 में अति महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा CO2 गैस का चरणबद्ध तरीके से कटौती और समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस समझौते का उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सका। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण जो है समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इनका मूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन को ठंडा रखने के वाले पदार्थ तथा एरोसोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है। ठीक है, अब जो है ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण UV पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है या पाद लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों में प्रभावित करता है या स्थलीय पौधों की समृद्धि को प्रभावित करता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 बहुत महत्वपूर्ण है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। चूँकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके तहत CFC यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर जो है रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन, जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें हैलोन कहा जाता है। अब चिपको और पिपको। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी के आसपास में राजस्थान के खेदरली गांव में चिपको आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में प्रारंभ का उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम लिया है, अपिपको। इसका अर्थ है बाहों में भरना। 8 सितंबर 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। ठीक है, अब जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में वायु और जल प्रदूषण की 2 प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना की। इसके बाद राज्य स्तर पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने बोर्ड बनाए। ये बोर्ड जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। वे कचरे व्यापार, निकास और उत्सर्जन के मानक निर्धारण करते हैं। ये बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार भी है। ये देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो है मुख्य बातें देख लेते हैं। पर्यावरण के 4 कार्य संसाधन पूर्ति, अपशिष्ट विसर्जन, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करते हुए जीवन को पोषण तथा सौंदर्य सेवा प्रदान करना। जनसंख्या विस्फोट, प्रचुर मात्रा में उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। भारत में विकास कार्यों ने प्राकृतिक संसाधनों की निश्चित परिभाषा पर दबाव डाला है। इससे मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत के पर्यावरण पर 2 प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। पहला संकट तो निर्धनता जनित पर्यावरण क्षय का है और दूसरा संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे प्रदूषण का। ठीक है, अब भारत सरकार ने पर्यावरण
भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया था, जिसका नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया। यद्यपि सरकार अपने इस प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है, फिर भी धारणीय विकास का मार्ग अपनाना आवश्यक है। धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ी को अपनी आवश्यकता पूरी करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े। प्राकृतिक संसाधन के संवर्धन, संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संकटों के निवारण से ही धारणीय विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और सहयोग करें। धन्यवाद।